बेटा टॉपिक हमारा चल रहा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें से हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था और अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। नहीं, हम बात करते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। आ जाओ इधर। तो सबसे पहले अबाउट मी, मेरे बारे में आपको पता है तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टुडे स्कूल हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ बेसिस, कितने तरह के बेस होते हैं, क्योंकि डैश डैश बेस पसंद है। आ जाओ इधर। क्विक लास्ट लेक्चर रिवीजन, ये रहा आपका लास्ट लेक्चर का रिवीजन। आहा हा हा, कितना शानदार रिवीजन है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये रहा आपका लास्ट लेक्चर रिवीजन। ऐसा रिवीजन जीवन में नहीं देखा होगा आपने। क्या शानदार रिवीजन है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। आहा हा, ये रहा आपका रिवीजन। चलिए भाई, आप बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, ऐसी स्पीशीज जो OH माइनस देती है। क्या देती है? OH माइनस। ऐसी स्पीशीज जो OH माइनस देती है वो कहलाती है बेस। क्या कहलाती है? बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस और एल्कली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है। एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल, यानी जो पानी में सोल्यूबल है, जिसका बेसिक नेचर है, उसे एल्कली कहा जाता है। और अगर सिंपल बेस नेचर है तो उसे बेस कहा जाता है। किसी भी स्ट्रेंथ बेस की यानी एल्कली मेटल की जो वाटर में सोल्यूबल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है बेस की, वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करती है। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या होता है कि कौन कितना आयोनाइज हो रहा है पानी के अंदर। जितना ज्यादा अल्फा का वैल्यू होगा, बेसिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझो कि जितना ज्यादा अल्फा होगा, इसका मतलब है उतना ज्यादा ही OH माइनस आयन सॉल्यूशन में है। और जितना ज्यादा OH माइनस आयन सॉल्यूशन में है, आपकी स्पीशीज उतनी ज्यादा बेसिक नेचर रख रही है। तो यहाँ पे उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पर्पज से अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीज देन बेसिक नेचर ऑल्सो इंक्रीज। अल्फा निकाला जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द एल्कली अंडरगो इन आयनाइजेशन, कि कितने मॉलिक्यूल आयनाइजेशन में जा रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एल्कली मॉलिक्यूल, कि भाई कितने मॉलिक्यूल है। मान लो 100 मॉलिक्यूल है, अब 100 के अंदर से 10 ही आयोनाइज हुए, तो अल्फा की वैल्यू कम आएगी, यानी कि बेसिक नेचर कम है। और किसी स्पीशीज के 100 मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें से 99 जो है आयोनाइज हो गए, तो हम कहेंगे कि ये मोर बेसिक है। सिंपल है, क्लियर है। More the degree of ionization of alkali metal, more will be it soluble. On the basis of degree of ionization, the alkali can be classified as under. यानी कि जिस तरीके से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, उसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। अब किस में डिवाइड किया है? देखो इधर। स्ट्रॉन्ग एल्कली बेस, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा, तो बेसिक नेचर क्या होगी? ज्यादा। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा अल्फा? अल्फा तो निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ आयोनाइज मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? नहीं करना है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा पीरियोडिक टेबल की, बस आपको वो ध्यान रखनी है, जीवन पर्यंत आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर बढ़ती है, बात खत्म। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आता हो या नहीं आता हो, कोई लेना देना नहीं। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा आपका? बोलो फटाफट। बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर है? बढ़े आगे, बोलो फटाफट, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। ओके, चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 तरह के बेस होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, एक होगा वीक बेस और एक होगा बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी एल्कली और बेस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 100 मॉलिक्यूल है और 100 में से 99 मॉलिक्यूल जो है आयोनाइज हो गए, इसको मैं 100 आयोनाइज ही मानूंगा, वो मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो उसकी हाई कंसंट्रेशन होगी OH आयन की। कंसंट्रेशन कैसी होगी? हाई। कंसंट्रेशन कैसी होगी? हाई। तो वो मेरा क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे कि NaOH है, NaOH, Na प्लस और OH माइनस, KOH, K प्लस OH माइनस, BOH2, Ba प्लस OH माइनस,
ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। ली ना की रब से बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप। पता है? अरे वाह वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसे बच्चे मुझे बड़े वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये चैप्टर तो नहीं पढ़ दिया था, पता पड़ा ये चैप्टर पढ़ा दिया, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। सर उन्होंने केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन पढ़ाया था, उसमें कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में रिएक्टिविटी की सीरीज की भी ट्रिक बताई थी। वेरी गुड, ये चैप्टर तो नहीं पढ़ाया था ना? नहीं सर। ओके 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 ओके। अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आती है देन यू कैन आस्क। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, लीना की रब से फरियाद, फरियाद मैंने हटा दिया है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और हम यहाँ बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव की डिस्कशन नहीं लेंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, राजी रेडियम होता है, उसको भी मैंने अवॉइड कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज। अब देखो यहाँ सारी कहानी अल्फा की आ रही है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालो, लेकिन मैं सिंपल ट्रिक से आपको ये बता सकता हूं बिना डाटा के कि KOH और NaOH में से मोर बेसिक कौन है। अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं KOH और NaOH। बताओ भाई बताओ, KOH और NaOH में किसकी ज्यादा है, देखे सोच के। NaOH, NaOH, बताओ भाई KOH और NaOH में इधर देख के बताओ किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। हमें थ्योरी ने ये कहा है कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अल्फा नहीं पता, अल्फा साइंटिस्ट को पता होता है, मैं हूँ सुपर साइंटिस्ट, मैं सिर्फ छू के आंसर बताऊंगा। और मैंने जब छुआ तो मुझे पता पड़ा सोडियम है यहाँ, पोटासियम है यहाँ, ऊपर से नीचे आने पर तीर क्या कह रहा है, बेसिक नेचर बढ़ती है, यानी पोटेशियम का बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, E। अब मुझे कोई लेना देना नहीं है अल्फा से, मेरे पास अल्फा का वैल्यू आए या नहीं आए मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो, चलें आगे। ओके चलो भाई चलो, अगला वीक और एल्कली और बेस। एल्कली और बेस में डिफरेंस क्या है, पिछली क्लास में बताया था, अगर कोई स्पीशीज है वाटर सोल्यूबल हो रही है देन एल्कली, अगर वाटर सोल्यूबल नहीं हो रही देन बेस है, दोनों का मतलब एक ही। एल्कली और बेस विच अंडरगो ओनली पार्शियल आयोनाइजेशन, मतलब जिससे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता उसे वीक कहा जाता है, लो कंसंट्रेशन होती है, आर नोन एज वीक एल्कली और वीक बेस। जैसे कि 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 में से कितने आयोनाइज हुए, 10 आयोनाइज हुए, तो हम क्या कहेंगे, वीक। और मेरे पास 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 में से 99 आयोनाइज हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग। ये चीज समझ में आ गई? चले आगे, पक्का? ओके। अब सम एग्जांपल ऑफ वीक एल्कली और बेस, ये सब वीक एल्कली होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया में टूटता है, NH4 प्लस का नाम होता है बेटा अमोनियम आयन। क्या होता है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। CaOH2, इसको कैसे तोड़ते हैं, देखो CaOH और 2 लिखा हुआ है तो ये 2 आता है यहाँ,
और एक बात याद रखना, आपकी केमिस्ट्री में जो पहला शब्द होता है ना वो पॉजिटिव होता है, उसे केटायन बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो नेगेटिव होता है, उसे एनायन बोलते हैं। एक रूल है केमिस्ट्री का शुरू से लेकर लास्ट तक, कि जो पहले लिखा होता है उसका नाम पहले बोला जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड जो पॉजिटिव होता है उसे पहले बोलते हैं, ये नियम है। और जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखना जरूरी है, कंपलसरी। तो यही हमारे केमिस्ट्री का रूल है। जिस बच्चे को ये ट्रिक पता है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हायर लेवल के भी वो सॉल्व कर जाता है। तो ये कैसे टूटेगा, ये जाएगा इधर तो प्लस में, और यहाँ कुछ नहीं है यानी ये माइनस में। ठीक है, इसको तोड़ दो, Ca+2 और 2H, Mg पे आएगा +2 और OH। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑफ एल्कली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के आधार पर कैसा होगा, एक कंसंट्रेट होगा और एक डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, एक होता है वेरी डाइल्यूट। तो तीन तरह के होते हैं। तो पहली टाइप क्या है बेटा, कंसंट्रेट। ठीक है, on the basis of concentration, a solution of alkali having a relatively high percentage of alkali in its aqueous solution is known as concentrated ion। अभी अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, 100 मॉलिक्यूल 99 आयोनाइज हो गए तो उसे कंसंट्रेट बोलेंगे, 100 में से 10 आयोनाइज हुए उसे डाइल्यूट बोलेंगे। क्लियर है, शब्दों का खेल है, एक ही चीज है अलग अलग तरीके से बताई जा रही है। ठीक, डाइल्यूट solution is relatively low percentage is known as dilute। आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। जैसे मैंने आपको एसिड के लिए बताया था कि भाई इसका बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। ठीक उसी तरह से बेस के लिए होती है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। ठीक है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। ठीक है, तो कैसे कहते हैं, एसिडिटी द नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कली ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, और नंबर ऑफ विद व्हिच मॉलिक्यूल ऑफ दैट एल्कली रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ओनली नोन एज एसिडिटी ऑफ एन एल्कली। इतना लंबा चौड़ा मत जाओ, आप ये देखो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर OH आयन कितने हैं, वही उसकी एसिडिटी है। यहाँ आ जाओ, यहाँ कितने OH आयन है, यहाँ कितने OH हैं, दो, तो इसकी एसिडिटी दो, इसकी एसिडिटी दो, इसकी एसिडिटी एक। बात खत्म। क्लियर है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी द बेस कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक, तो यहाँ आएगा मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, AlOH3। तो यहाँ पर कितने OH मिलेंगे आपको, 3 OH मिलेंगे। यहाँ पे 3 OH मिले तो इसका एसिडिटी कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH मिलेंगे बेटा, 2 OH मिलेंगे, तो इसका एसिडिटी कितना, 2। NaOH है, KOH है, यहाँ पर एक OH मिलेगा और एक OH मिलेगा, तो इनका एसिडिटी कितना हो गया, 1। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस है, जैसे हमने इंपॉर्टेंट एसिड देखे थे वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस हैं। पहला है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक, NaOH होता है, सोप बनाने के काम आता है, जो पेपर सोप होते हैं ना आपके, वो बनाने के काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कास्टिक पोटाश, ये आपके बैटरीज वगैरह में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में भी यूज होता है। स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है और पानी को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, मैंने आपको कहा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है जब एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक दवाई दी जाती है, वो दवाई यही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एज एंटा एसिड, ये एंटा एसिड का मतलब होता है जो एसिड को रिमूव करे, रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टोमक, पेट से एसिडिटी को खत्म करने के लिए
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है। तो जो दवाएं होती है ना, आपकी सिरप होती है पिंक कलर की, उसमें ये मिलाया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH3 फॉर्मिंग एजेंट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में फॉर्म बनाने के काम आता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ एंड क्लीनिंग विंडो पैन, जो आपके शर्ट वगैरह पे ग्रीस के दाग लग जाते हैं उनको हटाने के काम आता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लो, कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। चलें आगे, कोई डाउट देन यू कैन आस्क। चलें आगे, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस टेस्ट, बेस का बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, बिटर मतलब बड़ा अजीब सा टेस्ट होता है। फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड लिक्विड में हो सकते हैं, गैस में नहीं होते, और टच करने पर सॉप की तरह होते हैं। आपको पता है सॉप इन्हीं से बनता है। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का कलर चेंज कर देते हैं। लिटमस को रेड से ब्लू करते हैं। और मैं यहाँ पे एसिड लिख रहा हूँ ताकि हमारा रिवीजन होता रहे। यहाँ मैं एसिड लिख रहा हूँ, तो ये रेड को ब्लू में बदलता है। तो लिटमस क्या करता है बेटा, मतलब एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में बदलता है। मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज को येलो में बदलता है, ये ऑरेंज नहीं देता। ये फिनोप्सिलिन कलरलेस को पिंक में बदल देता है, कलरलेस टू पिंक। बेसिक मीडियम में कलरलेस होता है पिंक, और एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस ही रहता है। कैसा रहता है, कलरलेस। तो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर होते हैं जो मैं एसिड और बेस में डिफरेंट बताते हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है ये NaOH, Na प्लस OH माइनस में टूट रहे हैं, यानी आयन में टूट रहे हैं, और आयन में टूट रहे हैं तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। Bases dissociate into ion dissolving in water, hence conduct electricity. They have corrosive action, corrosive action होता है। NaOH को आप जो है कहीं पे डाल दो, base show slight burn on the skin as compared to acid. स्लाइड बर्न कर देता है, ये स्किन को जला देता है एज कंपेयर टू एसिड। NaOH डाल दो। याद है कभी कभी कहते हैं हम कि वो साबुन से मेरे हाथ कट गए, तो वो क्या होता है, जो सस्ता साबुन लिया जाता है जिसमें NaOH की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप उससे, जैसे कपड़े धोने का साबुन होता है, उस कपड़े धोने के साबुन में एज कंपेयर टू बाथिंग सोप ज़्यादा NaOH मिला हुआ होता है, तो जब आप उससे अपने हाथ या चेहरे को धो दोगे तो वो कट जाता है, मतलब उससे NaOH का इफेक्ट इतना पड़ जाता है कि आपकी स्किन डैमेज होती है। और अगर आप प्योर NaOH डाल दोगे तो और ज्यादा जल्दी से डैमेज हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की अब केमिकल प्रॉपर्टी है, तो रिएक्शन विद मेटल, किससे रिएक्शन हो रही है बेटा, सबसे पहले मेटल के साथ। अब मेटल कौन है यहाँ पर, जिंक है। जिंक की रिएक्शन हुई NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, ZnOH2 बनेगा, नहीं बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा। इसे बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है, सोडियम जिंकेट। और क्या गैस रिलीज होती है, H2 रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, NaOH है, CO2 है। ठीक है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है और बेस ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, तो Na2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनके वो बाहर निकल जाएगा। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, बस बेस रिएक्ट विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ, और एसिड किसके साथ करता है, मेटल के ऑक्साइड के साथ, और बेस किसके साथ करता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग एल्कलाई एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। NaOH को हवा में खुला छोड़ोगे, वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा
और कार्बनिक एसिड बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब सो फ्रॉम द एयर टू फॉर्म सल्फाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड SO2 को एब्जॉर्ब करता है और मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। अब ये SO2 और CO2 कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर में होती है, तो वहां से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। इनकी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन कंपाउंड की इस नेचर को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। क्या कहा जाता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब इनकी नेचर के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है। तो बेसिकली यार ये सारी चीजें बार बार एक ही चीज को बोल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सुन लो। एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो ज्यादा H+ आयन देंगे। बेस वो होता है जो OH आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो ज्यादा OH आयन देगा। कंसंट्रेट वो होगा जिसके अंदर ज्यादा OH आयन होंगे। डाइल्यूट वो होगा जिसमें कम OH आयन होंगे। बेसिसिटी एसिड की निकाली जाती है, एसिडिटी बेस की निकाली जाती है। एसिडिटी के लिए OH- आयन पता होने चाहिए, बेसिसिटी के लिए H+ आयन पता होने चाहिए। बात खत्म बस। पूरी चीज बार बार घूम। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करता है। ठीक है। दोनों केसेस में H2 गैस रिवॉल्व होती है। यही तो बात है, और क्या है। सिंपल है। गॉट इट। चलें आगे। बोलो बोलो। बढ़े आगे। ओके। Acid are the substance which contain one or more hydrogen atom in the molecule which they can release in water is H+ ion। वापस से बता दी, ये चीज तो हम बोल दिए हैं। बेस कौन होते हैं? जो OH- आयन देते हैं पानी। ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक ग्लास बीकर लिया है, उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है NaOH का। ठीक है। चलो भाई देखें, ग्लास बीकर है तो ठीक है, ये रहा। ठीक है। पहले यहाँ थोड़ा आइडिया ले लेते हैं हम। आ जाओ। ये रहा भाई ग्लास बीकर ले। ठीक है। इस ग्लास बीकर की साइज बढ़ा देते हैं। क्या हो गया? तो क्या हो रहा है ये? आ जाओ भाई। इन a glass beaker take a dilute solution of NaOH। NaOH का सॉल्यूशन है ये। किसका सॉल्यूशन है? NaOH का। ले लिया भाई साहब। अब fix two small nail of iron in rubber cock in the beaker as shown in the figure। फिगर के अंदर जैसा बताया गया है, ये रहा भाई फिगर। ठीक है। ये रबड़ के नेल लगा दिए यहाँ पे। ठीक। ये रबड़ का कॉर्क है और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिए? ये रबड़ की नेल। इसमें ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? डाइल्यूट HCl का है। और यहाँ पर जो हमने लेना है वो किसका होगा? डाइल्यूट NaOH का होगा। ठीक है। ये ऐसे देख लो, ये रबड़ का, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दी है? नेल लगा दी। ये लगा दी। ठीक है। ये रबड़ का पार्ट आ गया। ठीक। कनेक्ट द नेल टू द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब। एक बल्ब की सहायता से कुछ इस तरीके से, देखो ये वायर जा रहा है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है किससे? एक बल्ब से। और यहाँ एक स्विच दे दिया है और इसको बंद कर दिया है। 6 वोल्ट की बैटरी से लगाया है। किससे लगाया बेटा? 6 वोल्ट की बैटरी से। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे ले जा सकता हूँ और 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से, किससे? 6 वोल्ट की बैटरी से मैं इसे क्या करूँगा? कनेक्ट कर दूंगा।
चलो भाई कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट कर दे। यहाँ पर एक स्विच दे दिया और एक बल्ब के साथ इसको जोड़ दिया और ये यहाँ पे लिया। यहाँ एक स्विच है, अब इस स्विच को जैसे आप दबाओगे तो बल्ब चालू हो जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है स्विच ऑन द करंट बल्ब विद स्टार ग्लोइंग। जैसे मैं इस स्विच को चालू करूंगा ये ग्लो करना शुरू कर देगा, बल्ब चमक जाएगा। तो ये शो करता है कि दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज पास थ्रू द बेस सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन से पास होकर इधर आया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है हमें, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन से पास होकर आया। अब ये तो था किसका? बेस का। किसका था? बेस का। अब बेस में क्या हुआ? Na प्लस और OH माइनस आयन आ गए, इसलिए करंट फ्लो हो गया। अब इसको देखते हैं। As the current is carried by the movement of ion, this show that in solution NaOH is ionized to give Na plus OH minus। बता दिया। Current will also be in position to pass if the beaker containing dilute H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 लूंगा तब भी H प्लस आयन आएंगे और सल्फेट आयन आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर HCl लेता हूं तो H प्लस और Cl माइनस आएंगे, तब भी फ्लो होगा। बल्ब विल नॉट ग्लो इफ ग्लूकोज, अगर मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ, शक्कर ले लेता हूँ, ठीक है, सुक्रोज ले लेता हूँ, फ्रक्टोज ले लेता हूँ, बेंजीन ले लेता हूँ, दे विल नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होते हैं, तो बल्ब में करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। इथाइल अल्कोहल लेता हूँ, solution kept in the beaker, this means that both them will not give any ion in solution, ये कोई सॉल्यूशन में आयन नहीं दे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। ये अरेंजमेंट है, आप भी बना सकते हो, कुछ नहीं है। इसको हम सिंपली अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, कैथोड एनोड लगा के भी। इसने तो कील के हिसाब से बताया ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। रोल ऑफ वाटर इन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, पानी का क्या रोल होता है? पानी का रोल समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी ही है जो इन्हें आयोनाइज करता है, ठीक है, H प्लस और OH माइनस आयन में। तो सब्सटेंस कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कोई भी पानी है या नहीं है, पानी की प्रेजेंस में ही एसिड और बेस बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। एक्चुअली वाटर हेल्प इन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस बाय सेपरेटिंग द आयन। इन द ड्राई स्टेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जो HCl होता है ना, वो ड्राई स्टेट में उसे गैस बोला जाता है, वो एसिड नहीं होता। डाइल्यूट यानी एक्वस में उसे एसिड बोला जाता है। इट इज नॉट इन द पोजीशन टू गिव एनी H प्लस आयन, ये गैसियस फॉर्म में कोई आयन नहीं देगी, एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाई देता इसका। Now let us pass the gas through water taken in a beaker with the help of a gas glass pipe। अब मैं एक गैस को पानी से गुजार रहा हूँ, तो देखता हूँ कि ये एसिडिक नेचर शो करता है या नहीं। H2 molecule are the polar nature which means that partial negative charge on oxygen। जैसे ये HOH होता है ना, इस HOH पर ये होता है पार्शियल पॉजिटिव ऐसा, और ये होता है पार्शियल नेगेटिव ऐसा। ये चार्ज होने से ही H प्लस और OH माइनस में टूट जाते हैं, तो ये किसी को भी अपने अंदर सॉल्यूबल कर लेते हैं। दे विल ट्राई टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ एनवलप अराउंड द हाइड्रोजन एटम एज वेल एज क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द एसिड, थस हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ आयन, और ये आयन में सेपरेट कर देता है। जैसे ही HCl गैस आता है, ये H2O आयोनाइज होता है और ये H प्लस को तो अपने साथ जोड़ लेता है और Cl माइनस को अलग निकाल देता है। तो H प्लस दे दिया इसने, H प्लस देते ही ये एसिड हो गया। हाइड्रोनेशन helps in the release of ion from the acid and base। The electric current is the carried through the ion, the same apply to the other as well as base। जैसे आपने गैस को पास किया पानी से, पानी में जाते ही गैस आयोनाइज हो गई H प्लस और Cl माइनस में, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया? आयन आ गए। आयन आते ही आपने करंट फ्लो किया, करंट भी फ्लो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अगला, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का डाइल्यूशन करना, भाई साहब शब्द से पता चल रहा है कि इनको डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी इनकी कंसंट्रेशन को कम किया जा रहा है, ठीक है। Acid and base are mostly water soluble and can be diluted by adding the more water।
With the addition of water, the amount of acid or base per unit volume decrease and dilution occur. ये एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी रिलीज होना, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है। When a concentrated acid like sulfuric acid, nitric acid is to be diluted with water, acid should be added dropwise to water taken in the container with constant stirring. मतलब कि जब इन्हें डाइल्यूट किया जाता है तो धीरे धीरे डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है। एडिंग एसिड और बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी में ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाले जाते हैं, ऐसे नहीं कि उठाया और सीधा डाल दिया ना, उसे डाइल्यूशन नहीं कहते। ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तब डाइल्यूशन कहलाता है। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, आरहेनिस थ्योरी। अब भाई साहब अभी तक आप एसिड और बेस के बारे में आ रहे थे, अब यहाँ पर साइंटिस्ट लोग आ गए और सबने एसिड बेस को अपने अपने तरीके से क्लासिफाइड किया। पहला आरहेनियस आया, एक लुइस एसिड बेस थ्योरी भी आई है। ठीक है। एक लक्स फ्लोड एसिड बेस थ्योरी भी आई है। तो धीरे धीरे हम इन एसिड बेस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहली आरहेनियस थ्योरी आई। इस थ्योरी ने क्या कहा, ये 1884 में दिया गया था, 1884 में। और ये साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये साइंटिस्ट ने बोला कि all substance which give H plus ion when dissolved in water all called acid, while those which ionize in water give OH minus are called base। तो ये जो अभी तक पढ़ रहे थे ना, ये आरहेनियस की थ्योरी ही पढ़ रहे थे हम, कि भाई H प्लस देगा, OH माइनस देगा। ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ये साइन क्या होता है डबल तीर का, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। मतलब इस कंडीशन पे, इस टेम्परेचर पे इधर और इधर ये अब दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ना तो अब ये बन सकता है और ना ये बन सकता है। अब आप टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तब ये उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इसको सुनो। पहला जो अभी तक पढ़ के आओगे, पानी में घुलता है तो आयनाइजेशन कहते हैं। अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, उतना H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे। सारी कहानी वो की वो है। ठीक है। ये आई थिंक ये पूरा पेज ही वैसा का वैसा ही है। ठीक है। ये सारा पेज वो का वही है जो हम डिस्कस करके आए एसिड के केस में। ठीक है। अब इसकी डीमेरिट क्या थी ये हमने नहीं पढ़ी है, इसे हम देखते हैं। इट एप्लीकेबल ऑन दी एक्वस सॉल्यूशन। पहली बात ये किस पर एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन पे। फॉर दी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि पानी होना जरूरी है, क्योंकि इसका मानना था जल ही जीवन है। क्या मानना था, जल ही जीवन है। इसलिए इसने कहा कि पानी होगा तभी एसिड और बेस बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी बिना पानी के ये प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा। It failed to explain the basic nature of compound like ammonia Na2CO3 which do not have OH minus in the molecule। मतलब ये एक गैस होती है NH3 अमोनिया, ये बेसिक नेचर की होती है। तो हमने कहा कि भाई इसके पास तो OH माइनस आयन ही नहीं है, इसके पास तो OH माइनस आयन ही नहीं है, फिर ये बेस कैसे हुआ। इसने कहा हमें क्या मालूम। क्या कहा, हमें क्या मालूम। बाद में एक साइंटिस्ट आया लुईस ऑक्टेट थ्योरी, उसने लुईस एसिड बेस, उसने कहा कि भाई साहब जिन स्पीशीज के पास लॉन पेयर होता है वो भी बेस का काम करते हैं, क्योंकि डैश डैश बेस पसंद है। ठीक है। चलिए आगे, ये ड्रॉबैक समझ में आए, इसके आगे बढ़े। क्लियर है भाई, ड्रॉबैक समझ में आए, चलें आगे। ओके। It failed to explain the acidic nature of non-protein compound like H2P2 और इनके सारे में। ये किसने समझाए फिर, ये समझाए लुईस एसिड। लुईस ने कहा ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, यानी कि जो एक्सेप्ट करेगा क्या, लॉन पेयर, वो कहलाएगा
एसिड। ठीक है, इट फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ LCl3 एंड एक्वस सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, जो भी फेल हुआ वो लुईस बताएगा। अब ब्रॉन्स्टेन लॉरी, इसने भी अपना एक एसिड बेस थ्योरी दिया, आरएनएस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेन लॉरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय 1923। अब ये 1923 में दी गई। डेनिश केमिस्ट था, लॉरी इंग्लिश केमिस्ट था, दोनों ने दिया। According to it, an acid is a substance which has a tendency to release proton and similarly base has a tendency to accept the proton। यानी कि एसिड वो होगा जो प्रोटॉन रिलीज करेगा और बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, HCl ने क्या करा, H+ रिलीज किया, तो ये क्या है, एसिड। ठीक है, और जिसने H+ एक्सेप्ट किया वो क्या हो जाएगा, बेस। इन दिस रिएक्शन HCl act as an acid because it donate a proton to the water। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, water on the other hand behave as a base by accepting a proton। Bronsted and Lowry theory is also known as proton donor and proton acceptor theory। इस थ्योरी को प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है, कि यानी जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन मतलब H+ आयन, H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और वाटर क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वाटर ने क्या करा, H+ को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, H3O+ बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये H दे रहा है और ये वाटर, तो ये है एसिड और ये है बेस। ठीक है, NH4+, इसने क्या करा अपना, इसने क्या करा अपना H+ दिया, तो ये एसिड, इसने अपना H+ दिया, ये एसिड, इसने अपना क्या करा, ये NH3 और H2 है, ये NH4+ बना, इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया क्या, एसिड, और ये OH- है तो ये बेस। इन द रिएक्शन 1 and 2 वाटर इज एक्टिंग एज ए बेस। इनमें वाटर क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। वाइल इन रिएक्शन 3, थर्ड नंबर की रिएक्शन में NH3 ने क्या करा, एक H+ इससे ले लिया। NH3 ने H+ लिया तो NH3 ने किसका काम किया, बेस का काम किया। ठीक है, ठीक है, it is acting as an acid, thus water can donate as well as hydrogen and hence can act both acid and base। और जबकि यहाँ पे वाटर ने क्या करा, H+ दिया, तो जो H+ दे रहा है वो एसिड है। ठीक है, नहीं है बात समझ में, पानी ने एक H+ दिया NH3 को, तो पानी एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे पानी ने H+ को एक्सेप्ट किया और यहाँ पानी ने H+ दे दिया, तो जो देता है वो क्या है, एसिड, और जो लेता है वो क्या है, बेस। ठीक है, species like H2O, ammonia, acidic, which can act both acid and base are called amphoteric। यानी कि एम्पोटेरिक स्पीशीज वो होती हैं जो एसिड और बेस दोनों का काम करती हैं। मैं आपको आपके पूरे सिलेबस की एम्पोटेरिक लिखवा देता हूँ। आली रे आली, पंजाबे आली, पंजाबे आली, गाना सुनाओ कार में, कौन सा गाना, ऐसे वैसे सब, कौन सा गाना, ऐसे वैसे सब। ठीक है, ये सारे के सारे ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक। कौन सा टेरिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, ठीक है, एस ब्लॉक एस बेस होते हैं और पी ब्लॉक एसिड होते हैं। और
आली रैली पंजाबी आली गाना सुनाओ कार में कौन सा गाना ऐसे वैसे सब। ठीक है, क्लियर है भाई? बोलो बोलो फटाफट। क्लियर? आज के बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तुरंत ये की पॉइंट बता देना। आपकी 11th 12th जेई मेन जेई एडवांस नीट वीट जितने तक के भी क्वेश्चन होंगे सब इससे सॉल्व हो जाएंगे सेकंड में। ठीक है, लेकिन खुद को भी पता होना चाहिए कि ये है क्या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो स्पीशीज होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। ये एसिड है, पानी ने अपना H प्लस जो है इससे लिया, पानी ने H प्लस को लिया, इसने H प्लस दिया तो पानी बेस है। ठीक है, क्लियर है? और जो स्पीशीज अब यहाँ बनी है तो अब ये बेस हो जाएगी क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकती है और ये H प्लस को दे सकती है। तो ये एसिड है, ये इसका कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस। CH3 ion is a conjugate base of CH3 while H3O ion is a conjugate acid of H2O। मतलब ये होता है कि अगर मैंने अपना H प्लस दिया है तो अब मैं बन गया कॉन्जुगेट बेस क्योंकि अब मैं H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैंने H प्लस लिया है तो अब मैं H प्लस को दे भी सकता हूँ तो मैं बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरीके से ये काम करते हैं एसिड बेस। ठीक है, मेरिट ऑफ ब्रोंस्टेड एंड लोरी beside water any other solvent which has tendency to accept or lose a proton may decide the acidic or basic behavior of the solvent। यानी कि इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ी, जो H प्लस ले सकता है जो H प्लस दे सकता है वो डिसाइड कर रहा है। This theory states that the term acid and base are comparative। A substance may act as an acid in one solvent while as a base in another solvent। इसने कहा ये एसिड बेस ये सब फालतू बातें हैं, कोई भी सब्सटेंस एसिड बन सकता है कोई भी बेस बन सकता है, डिपेंड करता है कौन से सॉल्वेंट में वो काम कर रहा है। एसिडिक एसिड का एग्जांपल लिया, एक्ट एज एसिड इन वाटर व्हाइल एज ए बेस इन HF। HF के केस में वो बेस का काम करेगा। डीमेरिट ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, मैनी एसिड और बेस रिएक्शन प्रोसीड विदाउट हाइड्रोजन के ट्रांसफर। देखो यहाँ पर SO2 SO3 से SO2 बन गया और SO4 2 माइनस बन गया, यहाँ हाइड्रोजन के ट्रांसफर ही नहीं हुए, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ट्रांसफर कहां से होगा? लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, बाद में एक और थ्योरी आई लुईस एसिड बेस थ्योरी। अब ये लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या है मैं यहाँ थोड़ा सा की पॉइंट बता देता हूँ। लुईस एसिड बेस थ्योरी, इस थ्योरी ने क्या कहा उसको सुनो। इसने कहा A for acid A for accept A for accept, यानी कि जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा बेटा? एसिड। और जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस, क्योंकि डैश डैश बेस पसंद है। ठीक है, the theory was given by G.N. Lewis in 1938। according to it an acid is a species which can accept a pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, while the base one which can donate the pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। It is also known as electron pair donor and acceptor theory। अब ये थ्योरी क्या कहती है ये हमको थोड़ा सा समझना है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो लुईस एसिड बेस थ्योरी को समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्योंकि अभी समय हो चुका है समाप्त। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है कोई समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो भाई बोलो, कोई डाउट है? ओके भाई, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू।